नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी त्रिवेदी। आज इस बुलेटिन में बात होगी रेल और हवाई यात्रा में आई खामियों की। आधी रात को किए पीयूष गोयल के ट्वीट की। जानेंगे कि योगी सरकार को राज ठाकरे ने क्यों सुनाई खरी खोटी और कब होगा शिवराज कैबिनेट का विस्तार। और आखिर में बात खुदरा कारोबार को हुए करोड़ों के नुकसान की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड बीजेपी विधायक की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा में लॉन्च की गई आरती से पार्टी ने झाड़ा पल्ला। कहा, व्यक्ति विशेष की पूजा और प्रशंसा बीजेपी के कल्चर में नहीं। बीजेपी विधायक गणेश जोशी ने पीएम की आरती करवाने के साथ मूर्ति लगवाने का किया था दावा। उत्तर प्रदेश में लगातार खराब होते स्वास्थ्य हालात के बीच प्रशासन ने दिखाई सख्ती। गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर दोबारा किया गया सील। जिला प्रशासन ने लिया बड़ा फैसला, सिर्फ पास के साथ ही होगी एंट्री। बोर्ड एग्जाम को लेकर मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का छात्रों को संदेश। कहा, छात्रों को अपने ही स्कूल में देनी होगी परीक्षा। देश भर में 15,000 केंद्रों पर होंगे एग्जाम। हाल ही में जारी हुई थी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा की डेटशीट। पूर्णबंदी में भी रामलला पर भक्त हो रहे मेहरबान। अयोध्या में भव्य मंदिर निर्माण के लिए बैंक खाते में आया करोड़ों का दान। तालाबंदी की अवधि में खाते में आया 4.60 करोड़ का दान। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम मंदिर निर्माण के लिए बैंक में खुलवाया है खाता। मई महीने में गोल्ड बॉन्ड्स के जरिए 25 लाख यूनिट बेचकर सरकार ने की 1,168 करोड़ रुपए की कमाई। आरबीआई के मुताबिक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के जरिए होने वाली ये अब तक की सबसे बड़ी कमाई। 8 जून से खुलेगा गोल्ड बॉन्ड का अगला सब्सक्रिप्शन। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। मोदी सरकार ने अर्थव्यवस्था को गति देने के पूर्णबंदी के चौथे चरण में कई रियायतें दी, जिसमें रेल और हवाई सेवा बहाल करना भी शामिल है। हवाई सेवा तो आज से ही शुरू हुई है, लेकिन पहले दिन ही लोगों को कई मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ट्रेन के रूट अचानक बदलने पर रेलवे प्रशासन पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव जी। राजीव जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद मीनाक्षी। राजीव जी, श्रमिक ट्रेन महाराष्ट्र से उत्तर प्रदेश के लिए निकली, लेकिन ओडिशा पहुंच गए। रेलवे कहती है कि रूट बिजी होने के कारण बदलाव किया गया। तो वहीं आज से शुरू हुई विमान सेवा के पहले दिन कई उड़ानें कैंसिल हो गईं। अब भले ही प्रशासन सफाई देकर अपना पल्ला झाड़ ले, लेकिन इन सबके बीच मुसीबत यात्रियों की बढ़ रही है। इसे आप किस तरह से देखते हैं? क्या बिना तैयारी के ही ऐलान किया जा रहा है? देखिए मीनाक्षी, इस साल की शुरुआत से ही यह नजर आ रहा है कि सरकार सारे काम बिना किसी तैयारी के कर रही है। पहले तो स्वास्थ्य मुसीबत पर मिल रही चेतावनियों को अनदेखा किया, फिर अचानक मात्र 4 घंटों का समय देकर सख्त लॉकडाउन किया, और उसके बाद देश में जो अफरा तफरी मची उसकी कोई जिम्मेदारी भी नहीं ली गई। बल्कि जो लोग बिना किसी सुविधा या मदद के अपने दम पर पैदल घर लौटने लगे, उन पर पुलिसिया ज्यादती की खबरें भी आईं। बड़ी देर से, लगभग 1.5 महीने बाद सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई। उसमें कहीं टिकट के दाम को लेकर के उलझन पैदा हुई, तो कहीं राज्य और केंद्र के बीच तनातनी में कामगार फंसे रहे। अभी श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को चले 1 महीना भी नहीं हुआ है कि इनके ट्रैक से भटकने की खबरें आ रही हैं। बिहार जाने वाली ट्रेन महाराष्ट्र पहुंच गई, महाराष्ट्र से यूपी के लिए निकली ट्रेन ओडिशा पहुंच गई। कई जगह ट्रेन के रुकने के बाद भी यात्रियों को नहीं उतरने दिया गया। उससे कई दिक्कतें भी बढ़ी, उनकी दिक्कतें बढ़ी, खासकर जो उस पर श्रमिक थे। और कुछ एक जगह यात्रियों ने ट्रेन की चेन खींच करके वहीं ट्रेन को रुकवा लिया, और उसके बाद वो अपने अपने घर चले गए बिना जांच के, और इससे संक्रमण का खतरा भी बढ़ा। ये सब इसलिए हो रहा है मीनाक्षी, क्योंकि सरकार ने पहले से लोगों को घर भेजने की पुख्ता तैयारी नहीं की थी। अभी ट्रैक भटकने पर रेलवे की सफाई है कि रूट जो है वो व्यस्त होने के कारण ट्रेनों को डायवर्ट किया जा रहा है। वे भटकी नहीं है, लेकिन यह तर्क गले से नहीं उतर रहा है मीनाक्षी कि कुछ 100 ट्रेनें चलाने में रूट व्यस्त हो गया, जबकि बीते कई सालों से हजारों ट्रेनें रोज चल रही हैं। रेल मंत्रालय इस तरह से काम कर रहा है मानो भारतीय रेल जो है पिछले 2-3 साल से ही चल रही है और उसे कोई अनुभव नहीं है, यानी एक्सपीरियंस नहीं है। सरकार की गैर जिम्मेदारी के चलते हजारों लोगों को नाहक मुसीबत इस वक्त झेलनी पड़ रही है। रेल यात्रियों की तरह आज घरेलू हवाई यात्रा जो है, हवाई सेवा के लिए पहले दिन ही दिल्ली और मुंबई एयरपोर्ट पर यात्रियों को काफी तकलीफ भी सहनी पड़ी है। कई फ्लाइट्स हम देख रहे हैं कि कैंसिल हो गई, कईयों का समय बदल दिया गया और यात्रियों को इसकी सूचना तक नहीं दी गई। इसके लिए बेशक एयरलाइंस कंपनियों को दोष दिया जा सकता है मीनाक्षी, लेकिन फ्लाइट्स कैंसिल होने या उनका समय बदलने के पीछे कारण क्या है, यह तो साफ होना ही चाहिए। हवाई सेवा को लेकर पहले ही केंद्र और कुछ राज्य सरकारों में तालमेल की कमी हमने देखी थी, और आज शायद उसका एक नतीजा भी हमने देख लिया है। कुल मिला
मिलाकर के ये नजर आ रहा है मीनाक्षी की सरकार जब जिम्मेदारी की जगह टाल मटोल करती है तो ऐसी ही अव्यवस्था होती है। पूर्णबंदी के 2 महीनों में ही देश अस्त व्यस्त हो गया है। अभी यातायात ठीक से बहाल नहीं हो पा रहा है। जब स्कूल, कॉलेज, बाजार सब पहले की तरह खोलने की घोषणा हो जाएगी तब क्या आलम रहेगा, ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका तमाम जानकारियों के लिए। अब बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर केंद्र और राज्य सरकारों के बीच आपसी सामंजस्य में कमी देखने को मिल रही है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और रेल मंत्री पीयूष गोयल के बीच भी श्रमिक ट्रेनों को लेकर बयानबाजी का सिलसिला जारी है। आलम यह हो चुका है कि रेल मंत्री पीयूष गोयल आधी रात को ट्वीट कर महाराष्ट्र सरकार से सवाल कर रहे हैं। आखिर रेल मंत्री ने क्या किया ट्वीट, इस रिपोर्ट में देखिए। श्रमिक स्पेशल ट्रेनों को लेकर केंद्र और राज्यों की आपस में नहीं बन रही। ताजा उदाहरण महाराष्ट्र का है। जी हां, महाराष्ट्र सरकार और केंद्र के बीच भी श्रमिक ट्रेनों को लेकर खूब सियासत हो रही है। आलम ये हो चला है कि महाराष्ट्र सरकार ने रेल मंत्री की रातों की नींद ही छीन ली है। अब उद्धव सरकार कह रही है कि वो प्रवासी श्रमिकों को घर पहुंचाने के लिए रेलवे से रोजाना 80 ट्रेनों की मांग कर रही है, लेकिन उन्हें सिर्फ 40 ट्रेनें मिल रही हैं। तो वहीं रेल मंत्री पीयूष गोयल कह रहे हैं आपको जितनी ट्रेनें चाहिए उतनी मिलेंगी। वहीं इन तमाम बयानबाजियों के बीच रेल मंत्री पीयूष गोयल ने एक के बाद एक ट्वीट करके महाराष्ट्र सरकार से ट्रेनों से संबंधित ब्यौरा मांगा, लेकिन राज्य सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। बीती रात 12 बजे पीयूष गोयल ने ट्वीट किया, रात के 12 बज चुके हैं और 5 घंटे बाद भी हमारे पास महाराष्ट्र सरकार से कल की 125 ट्रेनों की डिटेल्स और पैसेंजर लिस्ट नहीं आई है। मैंने अधिकारियों को आदेश दिया है, फिर भी प्रतीक्षा करें और तैयारियां जारी रखें। अब जब रात के 12 बजे पीयूष गोयल के ट्वीट का कोई जवाब महाराष्ट्र सरकार ने नहीं दिया, तो पीयूष गोयल ने रात 2 बजे दोबारा ट्वीट किया। उन्होंने लिखा, महाराष्ट्र की 125 ट्रेनों की लिस्ट कहाँ है? रात 2 बजे तक केवल 46 ट्रेनों की लिस्ट मिली है, जिसमें से 5 पश्चिम बंगाल और ओडिशा की हैं और वहां उपजे हालात के कारण नहीं चलाई जा सकती हैं। 125 ट्रेनों के लिए तैयार होने के बावजूद आज के लिए केवल 41 ट्रेनों को अधिसूचित कर रहे हैं। अब सरकारें तो सियासत में व्यस्त हैं और कामगार सड़कों पर पैदल घर जाने को मजबूर। उम्मीद करेंगे कि केंद्र और राज्य सरकारें कामगारों की तकलीफों को समझेंगी और मिलजुल कर काम करेंगी, ताकि कामगारों को जल्द से जल्द उनके घरों तक पहुँचाया जा सके। अब केंद्र और महाराष्ट्र सरकार के बीच ट्रेन को लेकर छिड़ी सियासत कब थमती है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस वक्त बिहार में भी एक पुराने मुद्दे को लेकर सियासत जरूर गरमाई हुई है। जी हां, दरअसल विपक्ष लगातार कामगारों को लेकर नीतीश सरकार की सिरदर्दी तो बढ़ा ही रहा था, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने बिहार के लिए विशेष राज्य के दर्जे की मांग करके जेडीयू की कमजोर नस को दबा दिया है। रिपोर्ट देखिए। जब 2015 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार महागठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में थे, तो बिहार के लिए विशेष दर्जे की मांग को लेकर जनता का भरोसा जीतने की कोशिश कर रहे थे। चुनाव में नीतीश विशेष राज्य का मुद्दा ना उठाएं, ये तो कभी होता ही नहीं था। लेकिन वक्त बदला तो नीतीश ने महागठबंधन से नाता तोड़ने के बाद बीजेपी के साथ मिलकर ही सरकार बना ली। इस दौरान जब बिहार समस्याओं में घिरा तो महागठबंधन ने एक बार फिर विशेष राज्य के दर्जे का मुद्दा उठाया। हालांकि उस वक्त बीजेपी और जेडीयू के बीच टूट की खबरें भी परवान चढ़ने लगी थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने विशेष राज्य के दर्जे के नाम पर बिहार को स्पेशल पैकेज थमा दिया। अब एक बार फिर बिहार में चुनाव नजदीक है। ऐसे में नीतीश कुमार के विशेष राज्य के दर्जे वाले सियासी दांव को अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव आजमा रहे हैं। उन्होंने बिहार के लिए जल्द से जल्द विशेष राज्य के दर्जे की मांग की है और मौजूदा मुसीबत के वक्त इसे बिहार के लिए जरूरी बताया है। अब विशेष राज्य का मुद्दा उठे और जेडीयू खेमे में हलचल ना मचे, ये भला कैसे हो सकता है? जो जेडीयू कभी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए मुखर रहती थी, आज उसी पार्टी के नेता बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मिलने में अड़चन होने की बात कह रहे हैं। जेडीयू सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की माने तो तेजस्वी ऐसा करके सिर्फ अपनी सियासत चमका रहे हैं। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल तो तेजस्वी को बच्चा बता रहे हैं। साथ ही उन्होंने तेजस्वी पर मुश्किल घड़ी में बिहार से गायब रहने का आरोप भी लगाया है। अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन तेजस्वी इसके जरिए विधानसभा चुनाव में विजय पताका लहराने की कोशिश जरूर कर रहे हैं। अब उन्हें इसमें सफलता मिलेगी या नहीं, ये देखना वाकई दिलचस्प होगा। विशेष राज्य के दर्जे का जिन्न एक बार फिर बिहार की सियासत में आ चुका है, लेकिन ये जिन्न किसकी इच्छाओं को पूरा करता है ये देखना होगा। वहीं देखने लायक तो आज एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के तेवर भी हैं, जो उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को दिखा रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार का वो कौन सा फरमान है जिसे लेकर एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे और योगी सरकार आमने सामने आ गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे सूबे में महाविकास अघाड़ी सरकार बनने के बाद से शिवसेना को घेर रहे थे।
साथ ही एमएनएस के बीजेपी के करीब जाने के भी कई संकेत मिल रहे थे। लेकिन इसी बीच अब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने ऐसा फरमान सुनाया कि बीजेपी और एमएनएस में तल्खियां बढ़ती नजर आने लगी। जी हां, प्रवासी मजदूरों के मसले पर उत्तर प्रदेश सरकार और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे आमने सामने आ गए हैं। राज ठाकरे ने कहा कि सीएम योगी आदित्यनाथ भी ये बात ध्यान रख लें कि प्रवासियों को अब महाराष्ट्र आने से पहले इजाजत लेनी चाहिए। आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि कोई भी राज्य तो उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को वापस बुलाना चाहता है, उसे यूपी सरकार से अनुमति लेनी होगी और कामगारों के अधिकारों को सुनिश्चित करना होगा। इस फैसले को लेकर ही राज ठाकरे ने योगी सरकार को खरी खरी सुनाई है। इसके साथ ही राज ठाकरे ने उद्धव सरकार से एक अपील भी की। मनसे प्रमुख ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए और पुलिस स्टेशन में प्रवासी मजदूरों के रिकॉर्ड को बनाना चाहिए, जिसमें उनकी तस्वीर भी हो। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, पूर्णबंदी के मद्देनजर विभिन्न राज्यों द्वारा प्रवासी मजदूरों का ठीक से ध्यान नहीं रखा गया। ये श्रमिक हमारे सबसे बड़े संसाधन हैं और हम उत्तर प्रदेश में उन्हें रोजगार देंगे। इसके लिए प्रवासी कमीशन की स्थापना की जा रही है, जो उनको रोजगार मुहैया कराएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सभी प्रवासी श्रमिकों को पंजीकृत किया जा रहा है और उनकी स्किल मैपिंग की जा रही है। अब जहां योगी सरकार प्रवासियों के कामकाज को लेकर फैसले लेती नजर आ रही है, तो वहीं राज ठाकरे के इस बयान के बाद प्रवासियों को लेकर हो रही सियासत में नया मोड़ आ सकता है। देखना दिलचस्प होगा कि राज ठाकरे के इस बयान पर उद्धव सरकार और योगी सरकार क्या प्रतिक्रिया देती है। एक तरफ राज ठाकरे अपने बयान से योगी सरकार की नींद उड़ा रहे हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में कैबिनेट विस्तार भी शिवराज की बेचैनी बढ़ा रहा है। जी हां, सिंधिया समर्थक नेताओं को तवज्जो देने को लेकर शिवराज सरकार मुसीबत में नजर आ रही है। इसी बीच आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की राज्यपाल लालजी टंडन से मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 3 से 4 दिनों में शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार कर सकते हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर शिवराज कैबिनेट के विस्तार को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो चुका है। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 3 से 4 दिनों यानी 28 या 29 मई को मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और पूर्णबंदी का चौथा चरण खत्म होने से पहले शिवराज की नई टीम सबके सामने होगी। दरअसल अटकलों का बाजार उस वक्त और गर्मा गया जब मुख्यमंत्री अचानक राज्यपाल से मिलने पहुंच गए। जी हां, आज जब शिवराज राज्यपाल लालजी टंडन से मिलने पहुंचे तो एक बार फिर मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया। दरअसल शिवराज सिंह चौहान जब मुख्यमंत्री बने थे तो कामकाज संभालने के करीब 1 महीने के बाद उन्होंने कैबिनेट में 5 मंत्रियों को जगह दी थी, लेकिन उसके बाद शिवराज कैबिनेट के विस्तार की मांग जोर पकड़ने लगी थी। पिछले दिनों जब शिवराज ने संघ कार्यालय में वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की और फिर राज्यपाल लालजी टंडन से मिलने पहुंचे थे, उस दौरान भी मंत्रिमंडल को लेकर अटकलों का दौर शुरू हो गया था। इसी बीच सिंधिया खेमे में भी बीजेपी नेताओं से मिलने का दौर चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि शिवराज के मंत्रिमंडल में शामिल 5 मंत्रियों में फिलहाल सिंधिया खेमे के 2 मंत्री तुलसीराम सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत शामिल हैं। खबर है कि शिवराज जब अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे तो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए विधायकों में से 10-11 को जगह मिल सकती है और बाकी बीजेपी के अपने पुराने लोग ही रहेंगे। शिवराज कैबिनेट के गठन पर सबकी नजरें इसीलिए भी टिकी हैं क्योंकि मध्य प्रदेश में अब उपचुनाव करीब हैं और बीजेपी में विरोध के सुर भी उठने लगे हैं। ऐसे में अगर शिवराज अपने मंत्रिमंडल में सिंधिया समर्थकों को ज्यादा तवज्जो देते हैं तो फिर बीजेपी खेमे में उपचुनाव से पहले फूट पड़ सकती है। वहीं सिंधिया समर्थकों को तवज्जो न देकर बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को नाराज नहीं करना चाहेगी। देखना दिलचस्प होगा कि शिवराज कैबिनेट के विस्तार के बाद मध्य प्रदेश की सियासत क्या नया मोड़ लेती है। तो शिवराज कैबिनेट विस्तार को लेकर सूबे में हलचल तो तेज है, लेकिन शिवराज अपनी टीम में किसे शामिल करते हैं ये देखना होगा। वहीं फिलहाल हलचल तो छत्तीसगढ़ के सियासी माहौल में भी देखने को मिल रही है। जी हां, यहां कांग्रेस की न्याय योजना को लेकर बीजेपी बौखलाई हुई है। इसी बीच बघेल सरकार का दावा है कि इस योजना का सिर्फ किसानों को ही फायदा नहीं मिला है, बल्कि ये योजना बीजेपी नेताओं के लिए भी न्याय लेकर आई है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कांग्रेस की न्याय योजना पर भले ही केंद्र की मोदी सरकार ध्यान न दे रही हो, मगर कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ में जब से ये योजना लागू हुई है तब से सत्ता पक्ष और विपक्ष में योजना को लेकर बयानबाजी का दौर तेज हो रहा है।
इसी बीच कांग्रेस नेताओं ने अब बीजेपी के लगातार सवालों के बाद एक सूची सार्वजनिक की है, जिसमें छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत प्रदेश बीजेपी के 15 बड़े दिग्गजों के नाम हैं। दरअसल छत्तीसगढ़ कांग्रेस का दावा है कि प्रदेश के भूपेश बघेल सरकार की न्याय योजना का लाभ बीजेपी के तमाम दिग्गज नेताओं को मिला है। छत्तीसगढ़ में राजीव गांधी किसान न्याय योजना से लाभान्वित होने वाले किसानों की सूची भले नहीं आई है, लेकिन विपक्ष के नेताओं की सूची जरूर जारी कर दी गई है। लाभान्वित लोगों की जो सूची कांग्रेस की ओर से जारी की गई है, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के बेटे पूर्व सांसद अभिषेक सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, पूर्व मंत्री पुन्नलाल मोहिले सहित कई बीजेपी नेताओं के नाम शामिल हैं। कांग्रेस की इस जारी सूची के मुताबिक पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को 26,612 रुपए, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक को 25,029 रुपए मिले। वहीं पूर्व सांसद अभिषेक सिंह को 24,094 रुपए मिले। पूर्व मंत्री ननकीराम कंवर को 16,902 रुपए मिले। पूर्व मंत्री दयालदास बघेल को 48,520 रुपए। पूर्व मंत्री पुन्नूलाल मोहले को 56,015 रुपए पहली किश्त के रूप में मिले। कांग्रेस के प्रभारी महामंत्री चंद्रशेखर शुक्ला का कहना है, जब बीजेपी के बड़े नेता एक तरफ खुद ही इस योजना का लाभ ले रहे हैं, तो उन्हें कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो इस पर सवाल उठाएं। वहीं कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता विकास तिवारी का कहना है कि बीजेपी के बड़े नेता खुद लाभ लेकर अन्नदाताओं को बरगला रहे हैं। वहीं बीजेपी के वरिष्ठ नेता और नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है, ये सूची सार्वजनिक करना कांग्रेस की ओछी मानसिकता है। हमने जब भी धान खरीदी की या बोनस की राशि दी, तो ये नहीं देखा कि कौन किस पार्टी का है। ये राशि किसी नेता को नहीं बल्कि अन्नदाताओं को जारी की गई है। अब कांग्रेस की तरफ से जारी इस लिस्ट से ये तो साफ हो गया है कि बीजेपी नेताओं को भी न्याय योजना का लाभ मिल रहा है, लेकिन अब इस पर शुरू हुई सियासत कब थमती है, ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात खुदरा कारोबार को हुए करोड़ों के नुकसान की। देश में स्वास्थ्य हालात पर काबू पाने के लिए पूर्णबंदी लागू की गई, लेकिन इस तालाबंदी ने सबसे ज्यादा नुकसान कारोबार जगत को पहुंचाया। उद्योग धंधे ठप पड़ने से मांग और उत्पादन में बड़ी गिरावट देखने को मिली, जिसका खुलासा कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट की रिपोर्ट में हुआ है। तो 60 दिनों की पूर्णबंदी पर और क्या कहती है ये रिपोर्ट, आइए देखते हैं। पूर्णबंदी पार्ट 4 में भले ही सरकार ने रियायतें दे दी हों, लेकिन कारोबारी जगत को पूर्णबंदी के दौर में हुए नुकसान से उबरने में लंबा वक्त लगने वाला है। मांग और उत्पादन घटने की वजह से व्यापार पूर्णबंदी के दौर में बुरी तरह से चरमरा गया है। जी हां, कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कैट की माने तो 60 दिनों की पूर्णबंदी में खुदरा कारोबारियों को 9 लाख करोड़ के कारोबार का नुकसान हुआ है। कैट ने ये रिपोर्ट सरकार की ढील देने के बाद के पहले हफ्ते के विश्लेषण पर तैयार की है। कैट की रिपोर्ट में कहा गया है, घरेलू व्यापार इस समय अपने सबसे खराब समय का सामना कर रहा है, क्योंकि पिछले सोमवार जब से पूर्णबंदी में ढील देने के बाद से देश भर में दुकानें खुली हैं, उनमें केवल 5% व्यापार ही हुआ है और केवल 8% कर्मचारी ही दुकानों पर आए हैं। 60 दिनों की पूर्णबंदी के दौरान घरेलू व्यापार में लगभग 9 लाख करोड़ रुपए का कारोबार नहीं हुआ। केंद्र और राज्य सरकारों को 1.5 लाख करोड़ रुपए के जीएसटी राजस्व का नुकसान हुआ है। इसके अलावा कैट ने सरकार की ओर से नीतिगत समर्थन न मिलने पर भी चिंता जाहिर की है। कैट की माने तो सरकार के रवैये से व्यापारी अपने व्यवसाय के भविष्य को लेकर सबसे ज्यादा परेशान है। दरअसल मौजूदा परेशानी के मद्देनजर खुदरा व्यापार में काम कर रहे ज्यादातर कर्मचारी अपने गाँव को लौट गए हैं और जो स्थानीय लोग हैं वो काम पर लौटने के इच्छुक नहीं है। लोग भी मौजूदा हालात के कारण खरीदारी करने के लिए बाजारों में नहीं आ रहे हैं। सरकार ने भले ही 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की हो, लेकिन सरकार की नीतियां अभी भी अर्थव्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े कर रही हैं। फिलहाल दिन भर की बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन आप देखते रहिए डीबी लाइव। नमस्कार।